नमस्कार। आप सभी का हमारे ज्ञानगंज में स्वागत है। हम अभी तक देख रहे थे कि अनुसूचियों में क्या क्या लिखा गया, अनुसूचियों की जरूरत हमें पड़ी। हमने देखा 12 अनुसूची। तो हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बस किया था। आज डिटेल से सारी अनुसूची। गला खराब है तो वॉइस भी दिख जाएगी और समझ में भी ना आए, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अनुसूची पर एक थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाए। हमने 12 अनुसूचियाँ देखी, ताकि अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ती है वो फिर बता देते हैं कि अगर बार बार किसी ऐसी प्रक्रिया में संशोधन किया जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन ना करना पड़े तो ऐसे प्रावधान में बार बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती थी, ऐसे प्रावधानों को अलग से अनुसूची बनाकर रख दिया गया, इंट्रोड्यूस करा दिया गया, ठीक है। के लिए हमें जो है अनुसूची की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें हमको देखना है आज पहली अनुसूची जनरल इंट्रोडक्शन। हमने आपको सारी अनुसूचियों का दे दिया था, ठीक। जनरल इंट्रोडक्शन हमने सारी अनुसूचियों का आपको दे दिया है। पहली अनुसूची में जो लिखा गया है, नाम तो आपको पता ही चल रहा होगा कि पहली अनुसूची में क्या बताया गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। मैक्सिमम देखेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश, उसके क्षेत्र कितने रहेंगे, क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा की गई है। उसी को हम आज विस्तार से देख रहे हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन कौन से राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, ये वहां पे नहीं लिखा गया। उनकी सीमाएं क्या होंगी, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, वो वहां पे चर्चा नहीं की गई। वो कहा गया अनुसूची 1 से रेफरेंस लिया जाएगा। क्यों किया गया? क्योंकि बार बार नए राज्यों को जोड़ा गया। राज्यों को संविधान अगर जब हमारा लागू हो उसके बाद बहुत सारे राज्य जुड़ेंगे। अभी आप देखेंगे जब हम पहली अनुसूची में संशोधन की बात करेंगे ना, आपको दिखा रहे हैं कि कितने संशोधन हुए हैं। देखिए, 3 संशोधन यहाँ पे, और देखिए फिर यहाँ पे कुछ संशोधन। तो इतने ज़्यादा संशोधन अगर संविधान में करने पड़ते ना, तो संविधान बहुत विस्तृत हो जाता, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता। तो उस लीपा पोती से संविधान मूल दस्तावेज में लीपा पोती से बचने के लिए हमने एक अलग से प्रावधान कर दिया था अनुसूचियों का, जिसमें पहली अनुसूची है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ऐसा था कि राज्यों को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। 4 भागों में डिवाइड करके राज्यों को बनाया गया था। वो 4 भाग क्या क्या थे ये देखते हैं। आप देखिए ये सब पढ़िएगा। संविधान में स्थान है, संविधान की धारा 1 से जुड़ी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसी के तहत पहली अनुसूची दी गई है। तो पहली अनुसूची जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जो है पहली अनुसूची के तहत 4 प्रकार के राज्यों की बात की गई थी कि 4 प्रकार के राज्य होंगे। भाग ए के राज्य, भाग बी के राज्य, भाग सी और भाग डी। परंतु वर्तमान में उसमें संशोधन करके राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना 1956 में, उसके बाद से राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है ये सब चीजें हम चर्चा करेंगे एक एक करके। आप परेशान अभी हम अनुसूची पढ़ रहे हैं तो अनुसूचियों के बारे में ज्यादा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। कुछ आएगा तो उसके बारे में परेशान मत होइएगा। जितनी भी चीजें हैं, अनुसूचियों की भी बार बार क्लास में चर्चा होती रहेगी। जब हम आर्टिकल 1 पढ़ा रहे होंगे या कहीं पे भी इस तरह की चीजें, जितनी अनुसूचियां उनके बीच बीच में चर्चा होती रहेगी। भाई इसको अलग से आप समझ लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी जा रही है, ठीक है। और इतना डिटेल से जितनी अनुसूचियां हम डिटेल में पढ़ेंगे, इतने डिटेल से एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड उतना नहीं रहता है। एग्जाम में इतना डिटेल में कुछ पूछा जाए अनुसूची, फिर भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। कारण क्या है? एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ ले, अभी तक तो नहीं इतने डिटेल में पूछा गया है, लेकिन कहाँ से क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं। यही साथ साथ हम संविधान संशोधन कई सारे देखते चलेंगे, तो हमारा संविधान संशोधन भी पढ़ लेंगे। आने वाले क्लासेस में जब ये संविधान संशोधन फिर से चर्चा होगी, आपका रिवाइज होते चलेगा। या मैक्सिमम कोचिंगों या बुकों में इस अनुसूचियों को अलग से बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। पढ़ाते पढ़ाते जब प्रावधान आते हैं, जैसे अनुसूची 4 है आर्टिकल 80 से संबंधित, जो आर्टिकल 80 कोई पढ़ रहा होता है, आर्टिकल 80 के समय भी उसी समय अनुसूची 4 पढ़ा दी जाती है। ऐसे जब पंचायत पढ़ते हैं तो अनुसूची 6 पढ़ा देते हैं, अनुसूची 5 पढ़ा दी जाती है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग अनुसूचियाँ पढ़ाई जाती हैं, और हम भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे। हम भी जब अलग अलग समय आएगा सारी अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, दोबारा उनको पढ़ाएंगे। लेकिन इतने भी डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, बस अनुसूचियों का जनरल इंट्रोडक्शन देके तो उसमें एग्जाम ओरिएंटेड मेन बातें रहेंगी वो हम पढ़ा के चले जाएंगे। अभी अनुसूचियों को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 4 प्रकार के राज्यों की चर्चा की गई। भाग ए में जो राज्य थे वो पूर्व ब्रिटिश भारत के राज्य थे। देखिए हम पढ़े हुए हैं ना कि जो हमारा
संविधान नहीं बना उससे पहले यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय कैसे राज थे, फिर कैसे कैसे संविधान बना। ठीक। उसके तहत जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय जो राज्यों की संख्या थी वो 28 इकाइयाँ थी। 28 इकाइयों में राज्य हमारा डिवाइड था, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और कमिश्नरेट सब मिला के इतने थे, 28 थे। तो भाग एक में 9 पूर्व ब्रिटिश राज्य थे जो ब्रिटेन हमारे यहाँ शासन कर रहा था। उसमें कई संयुक्त प्रांत के नाम से ऐसे कई कई राज्यों पे वो अपना शासन कर रहा था। 9 राज्य वो बनाया हुआ था, ठीक है। और 10 छोटी बड़ी रियासतें थी, और रियासतें में कमिश्नरेट थी, रियासतें नहीं कहेंगे, कमिश्नरेट थी, जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उसको राज्य उन्होंने घोषित नहीं किया था, जैसे आज यूटीज होती हैं, ठीक है ना। वैसे उसमें कमिश्नरेट होती थी, उनको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। तो ऐसे जो भाग सी में वो प्रमुख छोटे छोटे मुख्य आयुक्त प्रदेश मतलब कमिश्नरेट को उन लोगों ने रखा था अंग्रेजों के समय। तो अंग्रेजों की वजह से दो था, जो उनकी परंपरा चल रही थी, तो उनके 9 राज्य, जो अंग्रेजों के 9 राज्य रहेंगे उनको भाग ए में रखा जाएगा, और जो अंग्रेजों द्वारा शासित कमिश्नरेट रहेंगी उनको जो है, जो छोटे राज्य रहेंगे उनको भाग सी में रखा जाएगा। वही भाग बी में क्या कहा गया, जो हमारा देश आजाद हुआ हमने पढ़ा कि जो है देशी रियासतों का हमारे यहाँ विलय किया गया, विलय के आधार पर फिर कई सारे राज्य बने। मैं बताया था थोड़ी बहुत कहानी कि जूनागढ़, हैदराबाद, बस ठीक है, और हैदराबाद, जूनागढ़, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, फिर कैसे कैसे विलय हुआ। थोड़ा बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहाँ भी आपको इसकी चर्चा मिलेगी, ठीक है। तो जो ये देशी रियासतों को मिला के बनाए गए राज्य उनको भाग बी में रखा गया। तो भाग ए में कैसे, जो 9 ब्रिटिश प्रांत हैं उनको भाग ए में रखा गया। भाग बी में जो हमारे यहाँ जो है देशी रियासतें थी उनसे मिलकर बना हुआ जो राज्य था उनको भाग बी में रखा। भाग सी में छोटे छोटे राज्य या फिर कमिश्नरेट या आयुक्त प्रांत जो है उनको रखा गया सी में। और भाग डी में रखा गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। ऐसे ऐसे जो राज्य बनते गए, अलग अलग राज्यों को अलग अलग भाग में रखते, भैया हम ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, सी डी था। सब कहने लगे हम अपना ई राज्य में रहेंगे, एफ राज्य, सब लोग अपना अपना भाग बना के अलग अलग राज्य में रहने की बात करने लगे, इधर टूटने की बात करने लगे। तो इस वजह से समस्या जब खड़ी हुई कि अलग अलग राज्य बनने की मांग चलने लगी, भाषा के आधार पर कुछ लोग विद्रोह करने लगे। हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ देखेंगे कि भाषा के आधार पर जब राज्य बनने की बात आई तो वहाँ पे कितने आयोग का गठन हुआ, कैसे कैसे कितने लोगों की डेथ हुई। लेकिन अनुसूची में भी हम देख रहे हैं कि प्रथम अनुसूची में 3 प्रमुख बात की गई। देखिए अभी वर्तमान में जो कितने प्रकार के राज्य हो गए, ये तो हमने जब संविधान लागू हुआ उस समय बताया था कि 26 जनवरी 1950 कितने थे। लेकिन जो हमारा संशोधन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में, उसके आधार पर राज्यों की ये चारों श्रेणियां समाप्त कर दी गई और हमसे कहा गया कि अब 3 श्रेणियों में राज्य होंगे। पहला श्रेणी जो रहेगा, देखिए पहला श्रेणी रहेगा भारत के राज्य जितने स्टेट होते हैं, यूपी, MP, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, जितने भी स्टेट हैं, ठीक है ना, यहाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब राज्य होंगे। तो पहले भाग में रखा जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये मान लीजिए भाग एक है, भाग एक में सारे राज्यों को रखा गया, भाग एक में। भाग दो में क्या रखा, संघ शासित क्षेत्रों को रखा गया। जैसे जैसे अपना दिल्ली हो गया, अभी तो JNK भी हो गया है, लद्दाख भी हो गया है, ठीक है ना, पुडुचेरी हो गया, अंडमान हो गया, लक्षद्वीप, इन सबको जो है जितने यूटीज अपने रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, उन सबको भाग 2 में रखा गया। ठीक। पहले क्या था, जो आयुक्त प्रदेश, एक तरीके से यूटीज देखा जाए उनको, और छोटे छोटे राज्य, ऐसे 10 10 संख्या थी, इन सबको किसमें, भाग सी में रखा गया था, ठीक है ना। अब उसको क्या किया गया, जितने यूटीज है सबको अलग, मतलब एक तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया। एक तरीके से हमने मान चलिए जैसे मोबाइल के फोल्डर होते हैं ना, कि सब बिखरी हुई चीजें थी, कुछ नया आया, जैसे नए राज्य का गठन, जैसे अब तेलंगाना का गठन हुआ, हाल फिलहाल में एक राज्य गठित हुआ था ना, तेलंगाना, तो उसके लिए हमने अलग फोल्डर बना दिया। ऐसे ऐसे कुछ करते जाते हैं तो भाग D, E, F, G, H ऐसे बहुत सारे भाग बनते जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये सीधे सीधे कहिए जितने राज्य होंगे सबको भाग एक में रखा जाएगा, जितने यूटीज बनेंगे आने वाले समय में, जब भी यूटीज बनेंगे उनको भाग 2 में रखा जाएगा। और जो अन्य अर्जित क्षेत्र रहेंगे, जैसे एक 1961-62 में जब पुर्तगालियों ने गोवा को या दमन और द्वीप को छोड़ के गए यहाँ से, तो उसका भारत में विलय हुआ। तो जितने भी अर्जित क्षेत्र होंगे, ठीक है ना, उनको जो है, या जितने भी हमारे राज्य बताए गए इनकी सीमाएं क्या क्या रहेंगी, इन सबको जो है हमने भाग सी में रखा। तो अब कितने प्रकार के भाग हो गए, जब संविधान हमारा लागू हुआ
तो राज्यों को 4 भाग में डिवाइड किया गया था। संविधान लागू होने के समय 4 भाग में राज्यों को डिवाइड किया गया था। अब हमने जो है 3 भाग में राज्यों को डिवाइड कर दिया गया। और तीनों भाग कौन कौन से अब हो गए? कभी एग्जाम में पूछता है कि संविधान लागू होते समय जो है राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था। राज्यों को पहले हम 4 भागों में बांटे थे, फिर 3 भागों के 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था उसके माध्यम से। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है समझेंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ा जाएगा, यहाँ पे बस अनुसूची से संबंधित बातें सारी बता दी जाए आपको जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या चर्चा होगी, कितने प्रकार के भागों में ये संविधान मूल संविधान में थे भाग, ये मूल संविधान में थे, ठीक। वर्तमान में कितने हो गए हैं? या राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ 1956 के बाद से कितने हो गए? 3 प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हैं। और तीनों कैसे कैसे हैं? वो भारत का भौगोलिक और राजनीतिक ढांचा समय के साथ बदलता गया, वही जो हमने बात बताई आपको कि भारत का ढांचा बदलता गया, तो इसके लिए संशोधन होते गए। देखिए अगर अब इसी को हम ऐड कर दिए होते मूल संविधान में, अगर अलग से अनुसूची ना बनाए होते, तो किसी भी राज्य की सीमा का परिवर्तन करना है तो हर बार संशोधन करना पड़ता। क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी हम नोट्स अपनी बनाए होते हैं जिसमें चाहते इसमें बार बार संशोधन ना हो। हमने जब स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आपको नोट्स कैसे बनानी है, तो आपने बताया था कि अगर आपका जो है ये A4 साइज पेपर है, ठीक है, A4 साइज पेपर है, तो आप किसी एक साइड मार्जिन छोड़ दीजिए, ठीक है ना, और एक साइड लिखिए, या तो फिर दोनों साइड मार्जिन छोड़िए बीच में लिखिए, ठीक। और जब भी कोई टॉपिक खत्म, मान लीजिए जब अनुसूचियां हमने पढ़ा खत्म की, तो 2-3 पेज एक्स्ट्रा आप छोड़े रहिए, ठीक। 2-3 पेज एक्स्ट्रा छोड़िए, क्यों? क्योंकि आपको इसमें बार बार लीपा पोती या काटना पीटना ना पड़े, आप अलग से ऐड करते जाइए, कोई भी नया प्रावधान आपको मिलता है, जरूरी नहीं क्लास में सब चीजें पढ़ाई जा चुकी हो सकता है कुछ आपको नया मिले कहीं से। या तो आप संशोधन होता रहता है संविधान में, तो कोई नया संशोधन आया तो आप ऐड कर सके, बीच जो है मेन जो आप नोट्स बनाए उसमें लीपा पोती ना करना पड़े, उसी से बचने के लिए आपने वैसा किया था। तो यहाँ पे भी बचने के लिए हमने क्या है, लीपा पोती ना हो, संविधान बार बार संशोधन ना करना पड़े, उससे बचने के लिए हमने एक अनुसूचियां बनाई हुई थी। तो इस वजह से कई संशोधन हुए, कैसे? राज्यों की नाम परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, या जो वही मैंने बताया आपको कि सबसे प्रमुख तो था कि 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, अब उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। उसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे मान लीजिए कोई नया राज्य बनता तो हर बार ग्रुप बनते जाते हैं, हर राज्य के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है। ऐसे क्या हुआ कि जितने यूटीज बनेंगे सबको ग्रुप 2 में रखा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। संशोधन संख्या, अब देखिए जितनी संशोधन हुए हमने आपको डिटेल में एक एक संशोधन दे दिया है। ऐसा नहीं है कि संशोधन आपके ये बस इसी से संबंधित रहेंगे, लेकिन संशोधन जो 7वां हुआ इससे संबंधित ये 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की हमने बात की, है ना। ये कह रहा है देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के 4 भाग थे, अब इनकी 4 भागों की संख्या समाप्त कर दी गई, अब इनको डिवाइड कर दिया गया, राज्यों का एक ग्रुप बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेशों ग्रुप बना दिया गया, एक तीसरा ग्रुप बनाया गया अन्य अर्जित क्षेत्र का। ये 7वां संशोधन था। ऐसे कई संशोधन ऐसे होंगे ना, जैसे आपका आएगा जो है इसमें 71वां, या फिर कई सारे संशोधन ऐसे हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा प्रावधान मिलेंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राज्यों की सीमाओं और नामों संबंधित ही बातें वहां पे मिले, और कई सारी बातें मिलेंगी। हमने यहाँ पे सिर्फ उस संशोधन से संबंधित अनुसूची 1 से संबंधित क्या प्रावधान किए गए उन्हीं को लिया है। आने वाले समय में आपके एक एक संशोधन पे, संशोधन 1 2 3 4 डिटेल में पहले संशोधन में क्या किया गया, कब आया, बैकग्राउंड सब बताएंगे हम। लेकिन यहाँ पे 7वें संशोधन में अनुसूची 1 से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए वो हमने बताया आपको। ऐसे फिर जब हम पढ़ा रहे होंगे कुछ और, मान लीजिए मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं, वहां पर कोई संशोधन आया, जैसे केशवानंद भारतीवाद आप देखेंगे मैक्सिमम अनुसूचियों में आएगा, मैक्सिमम जगहों पे आएगा। अगर अनुसूचित संबंधित जितनी बातें वहां पे रहेंगी उतना ही केशवानंद भारतीवाद में हम बताएंगे, यानी पूरा केशवानंद भारतीवाद आपको बताने लगेंगे। थोड़ा 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 हर जगह चर्चा होगी, तो बिखरे हुए रूप में आपको थोड़ा 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 हर जगह मिला रहेगा। लास्ट में कभी जो है हम सारे जो है संशोधन को, सारे वाद को एक जगह जो है बता देंगे आपको डिटेल में। तो 7वां संशोधन 1956 में हुआ, और ये किसी मैक्सिमम कई बार वर्ष पूछ लेता है कि इस वर्ष हुआ था, जो मुख्य प्रावधान अनुसूचियों से था बस उतना हमने यहाँ पे लिख दिया। आप 10वां संशोधन, गोवा दमन द्वीप भारत में जोड़े गए, ठीक है, इससे संबंधित वही
ये जोड़े गए हैं, फिर इनको पुर्तगाल से प्राप्त किए संविधान में जोड़ा गया, मतलब पहले तो भारत में अर्जित किए गए, फिर उनको संविधान में हम ऐड कर दिए। ये 1962 में 10वां और 12वां संशोधन हुआ था, ठीक है। 13वां संशोधन 1973 में वो नागालैंड राज्य को गठन, नागालैंड राज्य का गठन किया गया था, है ना। तो ऐसे जितने राज्य हैं धीरे धीरे उनका जो है एक एक संशोधन के माध्यम से उनको हम ऐड करते गए। फिर वही बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अनुसूचियां क्यों बनाई गई। अगर हमको ये क्लियर होगा अनुसूचियां क्यों बनाई गई, तो ये संशोधन क्यों इतने ज्यादा हुए ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। या संशोधन पता होगा तब भी आप क्लियर कर सकते हैं अनुसूचियां क्यों बनी थी इतने ज्यादा, या अनुसूचियों की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, ठीक। तो 14वां संशोधन क्या 1962 में ये भी हुआ, पौंडीचेरी को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया। पौंडीचेरी अपने यहाँ तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया, केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया, तो किस ग्रुप में चला जाएगा। अब वर्तमान समय में उसको किस ग्रुप में डाल देंगे हम, उसको डाल देंगे हम ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है ना, क्योंकि अर्जित हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या केंद्र शासित रूप के केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया, तो ग्रुप 2 में जाएगा, ठीक है। 21वां संशोधन किया गया फिर भाषाई परिवर्तन, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम अनुसूची पर भी प्रभाव पड़ा। मेन ये प्रथम अनुसूची संबंधित नहीं था, राज्यों की अलग अलग भाषाई परिवर्तन किया गया कि भाषाई पहचान दी गई, लेकिन वो संबंधित किससे था, अनुसूची एक भी उससे रिलेटेड हो सकती है, ठीक है ना। 35वां संशोधन 1974 सिक्किम को संघ के संबंध में राज्य बनाया गया। सिक्किम को भी अब जो है राज्य बनाया गया, मतलब उसको केंद्र शासित राज्य स्टार्टिंग में दिया जाएगा, फिर बाद में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, वहाँ जनमत संग्रह होगा। और जो है सिक्किम पहले अपने देश का हिस्सा नहीं था ना, बाद में उसको ऐड किया गया। 69वां संशोधन हुआ इसी प्रकार, आप देखिए 103वां 100वां जितने संशोधन हुए, 103वां था जम्मू एंड कश्मीर संबंधित, आप ये एक 100वां संशोधन और 103वां संशोधन क्योंकि लेटेस्ट वाले हैं एक, तो इनको जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक। अब प्रथम अनुसूची से संबंधित प्रमुख वाद हम देख लें, संशोधन देख लिया, वाद देख लिया। आप सोच रहे होंगे बहुत जल्दी 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 इनका रिवीजन फिर से होगा, जब हम आर्टिकल 1 2 3 4 संघराज क्षेत्र पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पे इनका रिवीजन फिर से होगा। वहाँ हम एक एक राज्य को किस राज्य का कब विलय किया गया अपने यहाँ, ठीक है, हम उसको मैप पे भी आपको समझाएंगे, हर एक तरीके से समझाएंगे किस राज्य का कब विलय कर दिया गया, तो इतना परेशान होने की बात नहीं। अब जो अनुसूची एक से संबंधित प्रमुख केस थे, जो प्रमुख वाद थे, बेरुबारीवाद उसमें बहुत प्रमुख है। बेरुबारीवाद हमने चर्चा की थी कि बेरुबारीवाद क्या था, ठीक है। बेरुबारी एक जगह का नाम है, जलपाईगुड़ी जिला पश्चिम बंगाल में, जो हम प्रस्तावना पढ़ा रहे थे आपको याद होगा, वहाँ पे कहा गया था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। वहाँ बेरुबारीवाद को डिटेल में चर्चा की गई थी। तो यहाँ पे प्रस्तावना संबंधित एक वाद आया था, वो बेरुबारी केस, किस जगह जमीन को लेके ना, अपना कोई क्षेत्र है उसको किसी दूसरे राज्य को देना, तो ये दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, इससे संबंधित। तो ये जो बेरुबारीवाद इससे संबंधित था, इसमें क्या था, मुख्य मुद्दा क्या था, क्षेत्र को बाहर देने की शक्ति, मतलब वही बेरुबारी जो क्षेत्र था उसका कुछ हिस्सा हम किसी दूसरे राज्य को या कोई दूसरे देश को दे सकते हैं। देखिए पॉलिटी हमने स्टार्टिंग में आपको चर्चा की थी, राज्य, जब भी हम किसी देश की बात करते हैं ना, राज्य और देश दो प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं जियोग्राफिकल रूप से, तो वो एक देश माना जाता है, ठीक है ना। देश क्या होता है, ये जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है हमारी, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है, ठीक है ना, देश। जब हम राज्य की बात करते हैं, तो जिसको पॉपुलर रूप से हम देश कह रहे थे, तो बांग्लादेश एक राज्य है, भारत एक राज्य है, ठीक है ना। जब हम पॉलिटी के संदर्भ में बात करते हैं तो हम राज्य कहते हैं, ठीक है ना, किसी भी देश को ही राज्य कह दिया जाता है, वो ये पॉलिटी में, ठीक है ना, पॉलिटी में हम किसी भी देश को राज्य कह देते हैं। जियोग्राफिकल आइडेंटिटी देश होती है, या फिर जो पॉलिटिकल में हम राज्य के नाम से उसको कहते हैं, तो इसलिए बार बार राज्य निकलेगा, तो आप समझिएगा उसको कि राज्य मतलब जो है क्या, मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम जो है एक अलग राज्य अपने देश का या अपने राज्य का एक पार्ट बेरुबारी जो था उसको कुछ हिस्सा हम अलग राज्य या बांग्लादेश को देने की बात कर रहे थे, तो उससे संबंधित था बेरुबारी केस। शायद आपने अगर पिछली क्लासें की होंगी तो आपको बेरुबारी केस तो हमको इतने बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप खुद ही कहते हैं कि अरे सर सर ये बढ़िया आ गए, अब क्या ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश सीमा समझौता केस एक और 2015 में फिर एक सीमा मामला आया था, ठीक है। संविधान संशोधन आवश्यक है अगर कोई भी राज्य कोई भी पार्ट, ये तो बेरुबारी केस में भी कह दिया गया था कि अगर हमको जो है अपने क्षेत्र का कोई भी पार्ट देना है किसी अन्य राज्य को या अलग देश को देना है, तो हमें संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा, फिर हम दे सकते हैं, ठीक ना। तो
भारत बांग्लादेश सीमा विवाद 2015 में हुआ था, इसमें भी कुछ ऐसी बात थी। पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, पश्चिम बंगाल भारत संघ का एक वाद हुआ था, वही फिर जो है अपना कुछ टेरिटरी को लेके जो हम बांग्लादेश को दे सकते हैं, ले सकते हैं, उससे संबंधित था। भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, केंद्र सर्वोपरि है, ठीक ना। कि जब भी पश्चिम बंगाल का कहा कि भैया हम स्वायत्त हैं, हमारे कोई क्षेत्र आप किसी को ऐसे नहीं दे सकते, नहीं ले सकते, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि भारत का केंद्र जो है इस मामले में सर्वोपरि है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन केस एक आया था, राज्य पुनर्संसद को अधिकार है कि अनुच्छेद 3 और 4 के तहत कि वो राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। पुनर्गठन इन द सेंस की मान लीजिए कि आंध्रा से टूट के 2 राज्य बन गए, ठीक ना, आंध्रा टूट कर 2 राज्य बना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, या फिर जो है आप देखेंगे छत्तीसगढ़ भी बना था एमपी से टूट कर, झारखंड बना था बिहार से, और वहीं जो है उत्तराखंड बना यूपी से टूट कर, एक नया जो है स्टेट बन गया था। ये सब जो स्टेट बने उनसे संबंधित बात था। अब देखते हैं हम दूसरी अनुसूची। देखिए पहली अनुसूची हमने इतनी डिटेल में, और हो सकता है कि इतने ज़्यादा हम प्रावधान आपको बता दिए ना, कई सारे प्रावधान हो सकता है क्लियर भी आपको ना हुए हो, लेकिन जब हम अनुसूची आर्टिकल 1 2 3 4 पढ़ रहे होंगे ना, पूरा अनुसूची एक फिर से पूरी पूरी रिवाइज होगी, लगभग लगभग पूरी रिवाइज होगी। तो वहाँ पे आपको फिर से आप देख लीजिएगा क्या रहेगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची अगर देखा जाती है कौन कौन से आर्टिकल दूसरी अनुसूची से इफेक्टेड होते हैं, तो हमने जब पहली क्लास ली इस पे तो वही बता दिया था कि पहली अनुसूची संघराज क्षेत्र क्या होंगे, उनकी सीमाओं क्षेत्र से संबंधित। दूसरी अनुसूची क्या है कि वेतन से संबंधित है, कि कोई भी जो सदस्य होंगे, जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे। अब मान लीजिए कि अगर इनको अनुसूचियों में नहीं मूल संविधान में कर दिया जाता, तो करीब करीब जो संविधान हमारा जो है इतना है ना, और विस्तृत 1000 2 हजार पेज और जोड़ना पड़ जाता, और समय समय पर पेज ऐड करने पड़ते उसमें, भैया लो नया पेज ऐड करो, नया पेज ऐड करो, क्योंकि वेतन भत्तों में संशोधन होता रहता है ऐसा। अभी देखिए 8th पे कमीशन बन रहा है, ये संशोधन होगा कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हमको किसी के वेतन और भत्ते में, तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, सबसे पहले यही समझ लीजिए आप, वेतन और भत्ते से संबंधित, वेतन और भत्ते, इससे संबंधित पहली और दूसरी अनुसूची है। किसी भी प्रमुख संवैधानिक पद या प्रमुख पदों का वेतन और भत्ता कितना होगा, इसको अनुसूची 2 के तहत रख दिया गया, कि ताकि बार बार जो है वेतन भत्तों में संशोधन करना पड़े, या हम हर किस न्यायाधीश का कितना वेतन होगा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, इन सब का कितना जो प्रमुख पद है उनका वेतन क्या होगा, उनको हमने अलग से एक अनुसूची में दे दिया। तो आर्टिकल 59 में देखेंगे आप, फिर जो है हो जाएगा राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, ऐसे ऐसे अलग अलग आर्टिकल हैं। हम सारे आर्टिकल जब पढ़ रहे होंगे वहाँ पे देखेंगे कि इनके राष्ट्रपति के वेतन भत्तों संबंधित बात की गई है आर्टिकल 59 में, ठीक है। तो अनुसूची 2 से कितने आर्टिकल इफेक्टेड होते हैं, या जब हम इन आर्टिकलों को पढ़ रहे होंगे तो फिर से अनुसूची 2 रिवाइज होगी आपकी, वेतन और भत्ते संबंधित, ठीक है। तो अगर अनुसूची 2 का परिचय देखा जाए, द्वितीय अनुसूची में उन सभी उच्च संवैधानिक पदों का वेतन भत्ता विशेषाधिकार आदि का उल्लेख किया गया है। विशेषाधिकार मतलब कि जो उनको जो है लिविंग स्टैंडिंग से विशेषाधिकार दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि जो उनके विशेष अधिकार होंगे कि उनके पास किसी जो है, जैसे कि अब ट्रेन में सफर करना है, कुछ मंत्रियों या सांसदों का विशेषाधिकार होते हैं, परंतु ऐसा विशेषाधिकार उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये अलग प्रकार के विशेषाधिकार है, वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। इनकी आजीविका या वेतन भत्तों संबंधी जो विशेषाधिकार रहेंगे उनकी चर्चा बस यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो द्वितीय सूची क्या है, उच्च संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है। वो उच्च संवैधानिक पद क्या है वो भी देखते हैं। कुल 7 भागों में विभाजित किया गया, जितने संवैधानिक पद हमारे हैं उनको 7 भागों में विभाजित किया गया। कभी भी आता है कि जितने अनुसूची 2 के तहत कितने संवैधानिक पदों की बात की गई है, प्रमुख रूप से 7 संवैधानिक पदों की, या 7 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला देखिए राष्ट्रपति, हमने आप लिख दिया है कि आर्टिकल इससे कौन कौन सा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों लिखा गया, ठीक है। तो राज्यपाल आर्टिकल 158, राष्ट्रपति 159, बस एक का अंतर है ना, 101 का अंतर है और 99 का अंतर है, वो याद करने में आपको आसानी होगी, तो देख लीजिए आप बस, देखते चलिए, वो तो दोबारा रिवाइज होंगे आर्टिकल आपके। मतलब 7 भागों में जो डिवाइड किया गया है अनुसूची 2 के तहत कि कौन कौन वेतन भत्ते लेंगे, उनको बस यहाँ आर्टिकल वाइज, राज्यपाल के भत्ते, राज्यपाल के भत्ते 158, संसद और राज्य विधानमंडलों के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति तो यहाँ स्पीकर स्पीकर सब आ जाएंगे ना। पीठासीन अधिकारी
की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 97 के बाद सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ठीक है ना। तो जो 7 भागों में डिवाइड किया गया, तो भाग ए में राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित वेतन, बी में राज्यपाल के भत्ते, सी में संसद और राज्य विधानमंडलों के सभापति और उपसभापति, डी में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की शर्तें। तो ऐसा नहीं कि आपसे ये पूछ लेगा कि भाग डी में किसके संबंधित वेतन भत्तों की बात की गई। ये पूछ सकता है कि अनुसूची निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पद है जिनके वेतन और भत्तों की चर्चा अनुसूची 2 में की गई है। तो वो आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के विधान सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत मतलब कैग की बात की गई है। कैग के वेतन भत्ते क्या होंगे? केंद्र और राज्यों के सदस्य मतलब एमपीज और एमएलए के वेतन और भत्ते की बात की गई है। विभिन्न अन्य उच्च पदों की सेवा शर्तें जैसे यूपीएससी के सदस्य, ठीक है ना, इन सब के जो है, इन सबको भाग जी में रखा गया है, ठीक है ना, 7वें भाग में इनको रखा गया है। और आर्टिकल देखा जाए तो कौन सा प्रभावित रहेगा? आर्टिकल 318 से 323 इससे प्रभावित रहेगा। इससे भाग जी से। तो आप ये जो है एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइएगा कि इस पीपीटी से। वही जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि भाग ए में जो दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो उनको हमने एक एक कहकर डिटेल में दे दिया, यहाँ पे विस्तृत उल्लेख कर दिया गया राष्ट्रपति के लिए क्या क्या प्रावधान। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते से संबंधित क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, उनको हमने यहाँ पे डिटेल में दिया। तो हमने देखा भाग ए में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए बात की गई थी। तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलते हैं। जब हम आर्टिकल 59 पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पे, या 158 पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे देखेंगे और डिटेल में, फिर मतलब फिर से एक बार चर्चा होगी। उन्हें आवास और निःशुल्क मतलब जो भी राष्ट्रपति रहेगा उसको निःशुल्क आवास मिलता है। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्हें कोई अन्य लाभदायक पद धारण करने की अनुमति नहीं होगी। ये सब अनुसूची 2 में हमने प्रावधान कर दिया है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। वेतन घटाए, हाँ ठीक है। लेकिन अगर कोई मामला राष्ट्रपति कार्यकाल में चल रहा है या तो वेतन घटाया नहीं जा सकता है, कि राष्ट्रपति का वेतन घटाया नहीं जा सकता है। राज्यपाल को भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते हैं। केंद्र सरकार इनके वेतन और भत्ते क्या होंगे निर्धारित करती है। निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाती है। ये सब बात की गई है। राज्यपाल संबंधित विशेष प्रावधान भी किए। राज्यपाल को वेतन संसद द्वारा समय समय बदला जा सकता है। पद छोड़ने के बाद उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है जब तक कानून ना कहे, जब तक कानून द्वारा कोई प्रावधान ना किया गया कि राज्यपाल जो है छोड़ने के बाद वेतन भत्ते मिलेंगे, तब तक उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वहीं भाग सी में सभापति उपसभापति सबकी विस्तृत चर्चा यहाँ पे दे दी गई है। ये सब पढ़ाने वाली बातें नहीं है, बस ये जगह दे दिया गया है ना, ताकि आपको ऐसा नहीं कि अनुसूची 2 अगर पढ़ना है तो क्लास के अलावा कहीं और जाना पड़े या कोई और रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं। ये अनुसूची 2 वैसे भी जो है मैक्सिमम बुकों में इतने डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई हैं, नहीं प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो हमने पूरा विस्तृत उल्लेख यहाँ पे कर दिया है। एक एक चीज़ें हम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मेन मेन क्या था अनुसूची 2 में क्या था वो हमने बता दिया। द्वितीय अनुसूची से संबंधित जो संशोधन हुए वो देखिए। 7वां संशोधन, अभी हमने 7वां संशोधन एक बार पहले भी पढ़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो हमने बताया था वहाँ पे आपको कि इस संशोधन में अनुसूची 1 से संबंधित जो प्रावधान किए गए तो उसी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अनुसूची 2 से संबंधित जो प्रावधान थे उसकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना। अनुसूची 1 से संबंधित देख लिया, अनुसूची 2 भी देखेंगे अब क्या प्रावधान किए गए। राज्य जो 7वां संशोधन था, राज्यों के पुनर्गठन के बाद केंद्रीय पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में बदलाव किया गया। अब मान लीजिए नया राज्य बना, वहाँ आपके लिए नया राज्यपाल होगा, नए पदाधिकारी होंगे, उनके वेतन भत्ते के लिए फिर से अलग से एक प्रावधान करना पड़ता संविधान में। वो ऐसा नहीं करना था क्योंकि हमने अनुसूची बना रखी है, हमने अलग से एक प्रावधान कर रखा, उसमें संशोधन हम कर सकते हैं। तो हमने जो है अनुसूची 2 में संशोधन किया और जो राज्य पुनर्गठन के बाद एक अलग स्टेट बना, उससे संबंधित जितने भी अधिकारी रहेंगे उनके वेतन भत्ते क्या होंगे वो हमने ऐड किया। फिर 11वां संशोधन हुआ, नामांकन और चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव राष्ट्रपति चुनाव के लिए। क्योंकि देखिए अब एक नया स्टेट 61-62 में आप देखेंगे गोवा भी इंट्रोड्यूस हुआ, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में या उनसे संबंधित जितने भी अधिकारी रहेंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं या विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो नामांकन और चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव किया गया। हुआ तो संशोधन जो है आपके अनुसूची 1 में, लेकिन वो इफेक्ट किया अनुसूची 2 को भी।
22वां संशोधन किया गया 1969 में, नए राज्यों के निर्माण जैसे नागा हिल्स, नागालैंड के बाद राज्यपालों के वेतन और सुविधाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। इसी प्रकार और संशोधन देखिए, आप कई सारे संशोधन यहाँ हमने लिख दिया है। ऐसा नहीं कि जो है इन संशोधनों का इम्पोर्टेंस नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्जाम, अभी तक ये सब संशोधन क्या है कि अनुसूचित 2 से रिलेट करके नहीं पूछे गए। जो भी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपको इस संशोधन में क्या प्रावधान किए गए। अब प्रावधान बस पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट संशोधन होते हैं ना, जैसे केशवानंद भारती के बाद आया था 42वां संविधान संशोधन, वो 44वां एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो प्रमुख प्रमुख संशोधन है उनको आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये संशोधन उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं कि हम आपको इसको डिस्क्राइब करने लगे एक एक संशोधन। हमने आपको क्यों एक जगह दिया, हमने पहले ही बता दिया कि आप एक जगह दिया गया, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, वह पढ़ लीजिए कि क्या क्या प्रमुख वाद क्या है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य एक वाद आया था, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या करने के लिए एक वाद आया, शमशेर सिंह वाद, ठीक ना, वो भी दूसरी अनुसूची से संबंधित है। भारतीय संघ बनाम जीके घोषवाद 1971 में आया था, ये भी दूसरी अनुसूची से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद, या इसको जो है दूसरा जजेजवाद, दूसरा जजेजवाद हम जब पढ़ रहे होंगे ना सुप्रीम कोर्ट, वहाँ प्रथम जजेजवाद, दूसरा जजेजवाद और तीसरा जज, ये प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, ठीक है ना। और मेंस में भी इनको कोट करना पड़ता है जब हम आंसर राइटिंग करते हैं कई जगह, या फिर जो है प्री में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे विस्तृत उल्लेख तो इसका किया नहीं गया है, अनुसूचित 2 से संबंधित जितनी बातें हैं वो कही गई हैं। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता हेतु वेतन भत्ते कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा वाद है जिसमें प्रावधान किया गया कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती, तो दूसरा जजेजवाद कह देंगे आप, या फिर इसको क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993 वाद, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जजेस केस 1993, या इसको दूसरा जज केस भी कहते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा ना देके एग्जामिनर, पूरी पूरी संभावना है, पूरा चांस है कि आपको दूसरा जज केस दे दे, इतना ही देगा। आप यहाँ पे देखिए कार्यकाल में कम नहीं किया है तो उनके वेतन भत्ते किसके, न्यायाधीशों के, तो वो दूसरा जजवाद में कहा गया। इस पे हमने क्यों इतना फोकस किया, क्योंकि ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर से इसका उल्लेख होगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे आपको एक बार बस उल्लेख कर दिया और बात खत्म हो गई, फिर उल्लेख होगा जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे होंगे। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद एक था, उसमें भी देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वैधानिक विशेषाधिकार पर चर्चा हुई थी। केशवानंद भारतीवाद, यह एक ऐसा वाद है जो मैक्सिमम जगहों आपको कोट करना पड़ेगा। केशवानंद भारतीवाद पे लगभग लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी, अगर क्लास ली जाए उस पर ली जाएगी आपकी क्लास। जितने केशवानंद भारतीवाद जितनी बातें रहेंगी एक जगह आपको प्रोवाइड करवा देगी, 42वां संविधान संशोधन एक जगह प्रोवाइड करवाया जाएगा। कारण क्या है कि इनका कई जगह उल्लेख मिलेगा। आपको अगर इसके बारे में जानकारी होगी ना तो आप कई जगह कोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जबरदस्ती कोट कर दिया कि हाँ केशवानंद भारतीवाद में ऐसा कहा गया था, कोई आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो जबरदस्ती कोट करना नहीं है। आप उसको जानते रहेंगे, सही सही कोट करेंगे, आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में केशवानंद भारतीवाद से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे आते रहते हैं। तो केशवानंद भारतीवाद में दूसरी अनुसूची से संबंधित क्या प्रावधान किया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना बताया गया। ये कैसे दूसरी अनुसूची से संबंधित रहेगा आप बताइए। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर जो न्यायपालिका अपना जो है वेतन भत्ता बढ़ा रही है, कुछ भी कर रही है, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं ना उनके वेतन भत्ते की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास होती है। तो इससे संबंधित जो उसने कहा कि ये संशोधन एक हुआ कि उसमें जो है जजवाद में इसमें कहा गया कि जो वेतन भत्ते का संशोधन नहीं, मतलब कम नहीं किया जा सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हमारे संविधान में जिसका उल्लेख या पार्लियामेंट या दूसरी अनुसूची में कहा नहीं गया। लेकिन अब वेतन भत्ते न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित बात है तो ये दूसरी अनुसूची ऑटोमेटिक रेफर हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना बताया गया। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कहीं ना कहीं फिर इसको आप कोट कर सकते हैं भाई सेकंड जजवाद से, वहां से दूसरी अनुसूची से रिलेट कर देंगे आप। इसलिए न्यायाधीशों के वेतन भत्ते शर्तें को कोई हानि पहुंचाने वाला संशोधन असंवैधानिक माना जाएगा। तो ये दूसरे जजेजवाद में जो कहा गया, ये तो बाद में आया था दूसरा जजेजवाद, ये पहले आया हुआ है, इसमें जो कहा गया उसी को रिवाइज किया गया था और स्पष्ट कर दिया गया था।
एन नारायण बनाम भारत संघवाद एक आया था। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट न्यायाधीशों सहित उच्च पदाधिकारियों के वेतन और सुरक्षा का मूल था। मतलब जितने विवाद आप देख रहे होंगे दूसरी अनुसूची से संबंधित, मैक्सिमम क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट बस अपने चक्कर में लगी है कि हमारे वेतन भत्ते, हमारे न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कोई संशोधन या उसमें कुछ ना किया जाए, 3-5 ना किया जाए, ठीक है ना। एक जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रीवी पर्स केस, ठीक है ना, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 में एक वाद आया था। और प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन भी होता है। ये 26वां संविधान संशोधन 1971 बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन था, ये यहाँ पे मिस हो गया था। विशेष उपाधि परिषद समाप्त कर दिया जाए। तो प्रीवी पर्स क्या होता था, हमने बताया था आपको कि प्रीवी पर्स, प्रीवी काउंसिल जैसे दो चीजें एक साथ हमने शब्दावली जब पढ़ाया तो वहाँ बताया था, फिर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रीवी काउंसिल क्या थी पहले वो देख लेते हैं। प्रीवी पर्स तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए दोनों एकदम बहुत डिफरेंस चीजें हैं। प्रीवी पर्स और प्रीवी काउंसिल बहुत अलग चीजें, लेकिन नाम मिलता जुलता है, तो कंफ्यूजन होती है कि प्रीवी पर्स प्रीवी काउंसिल। इसीलिए जब भी हम प्रीवी पर्स का उल्लेख करते हैं तो प्रीवी काउंसिल जरूर बता देते हैं क्या थी। प्रीवी काउंसिल अपीलीय न्यायालय था इंग्लैंड में। जब भारत में ब्रिटेन की सत्ता थी उस समय जो भी हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जाता था, जो भी निर्णय आते थे कोर्ट द्वारा, उनका हम सबसे लास्ट न्यायालय, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट सबसे जो है लास्ट न्यायालय हमारा है, अपीली न्यायालय सबसे उच्च अपीली न्यायालय, उस समय प्रीवी काउंसिल सबसे उच्च अपीली न्यायालय था जो कि इंग्लैंड में था। भारतीयों संबंधी या जितने भी देश पे या जितने भी कंट्री राज्य पर अधिकार था ब्रिटिश हुकूमत का, उससे संबंधित जितने भी बात थे उनका अंतिम अपीलीय न्यायालय जो था वो प्रीवी काउंसिल था। ये तो एक अलग चीज होगी प्रीवी काउंसिल। इसी से मिलता जुलता हुआ शब्द है प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें कई सारी देशी रियासतों का विलय किया गया। हमारे संविधान में ये भी प्रस्ताव किया गया कि जो हमारे यहाँ पे देशी रियासतों के राजा हैं, जो विलय किया गया है, इसके बदले वो अपनी रियासत दे रहे हैं, कुछ उनको हम धनराशि देंगे उनके जीविकोपार्जन के लिए, क्योंकि वो अपना राज्य हमारे में विलय किए हुए हैं। प्रीवी पर्स क्या था कि देशी रियासतों के विलय राज्य के शासकों को अपने भारत की संचित निधि से व्यय दिया जाता था, उनको जो है वेतन दिया जाता था एक तरीके से, उसी को फिर समाप्त कर दिया जाता है बाद में, ठीक है ना। कैसे, 26वां संशोधन 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया और पूरी पूर्व रियासतों को मिलने वाली रकम बंद जो रियासतें देशी रियासतें थी उनको जो रकम दी जाती थी, जो पैसे दिए जाते थे, पेंशन दी जाती थी, वो दूसरी अनुसूची का हिस्सा थी। दूसरी अनुसूची में किसका पार्ट हो जाएगा, वो लास्ट का जी, भाग जी का हिस्सा हो जाएगा। उनसे संबंधित जो भी रकम थी उसको रखा गया था हमारे संविधान में। और फिर संशोधन करके इंदिरा गांधी उस समय जो है हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री थी, और कहीं ना कहीं एक तानाशाही वाला उनका शासन चल रहा था, तो 1971 में उन्होंने ऐसा किया, संशोधन किया, जितने पीढ़ी पर थे, कहीं कोई देशी रियासत का विलय हुआ, आप राजा महाराजा हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इससे परेशान होकर सिंधिया परिवार ने केस किया, एक विवाद आया इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रीवी पर्स केस माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ। प्रीवी पर्स केस क्या था, प्रीवी पर्स क्या था समझ गए आप। वो 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था प्रीवी पर्स को। प्रीवी पर्स क्या है ये भी आप समझ गए। प्रीवी पर्स को जो समाप्त किया गया तो जो लोग इससे प्रभावित होंगे वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में फिर जो है अपना अपील करेंगे, या आप ही कोई जो है रोजगार छीना जाएगा, आप कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे जाएंगे। तो माधवराव सिंधिया भी इसके लिए गए, और 26वें संशोधन से पहले यह वाद आया था। इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 26वें संशोधन से पहले 1970 में ही यह वाद आ गया था। उनको पता चल गया था कि भैया हमारा खत्म होने वाला है प्रीवी पर्स, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीवी पर्स हटाना असंवैधानिक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीवी पर्स समाप्त नहीं किया जाएगा, ये असंवैधानिक है। लेकिन एक पावरफुल आयरन लेडी भी गया था ना, उनको पावरफुल सत्ता थी उस समय, और उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त किया। और कहीं ना कहीं सही भी है, किसी को विशेष प्रिविलेज या विशेष राइट क्यों दिए जाए जब उपाधियों के अंत की बात कर रहे हैं अपने आर्टिकल 17 के माध्यम से, तो क्यों ऐसा किया जाए, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीवी पर्स को हटाना असंवैधानिक है। बाद में सरकार ने 26वां संशोधन कर प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया तो प्रीवी पर्स दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों संबंधित है, तो इसीलिए यहाँ पर चर्चा हो रही, तो प्रीवी पर्स को समाप्त किया।
26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। उससे पहले माधवराव सिंधिया और बनाम भारत संघ का एक वाद आया था 1970 में। इसके तहत उन्होंने कहा था कि हमारा पृथ्वी पर सुरक्षित बचा रहे। उनको पहले से इसकी भनक लग गई थी कि समाप्त होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहेगा संवैधानिक है, लेकिन संसद के पास पावर है कि वो किसी को संवैधानिक असंवैधानिक बना सकती है। क्या? सर्वोच्च सत्ता है संविधान संबंधित, तो वो कुछ भी कर सकती है। संसद उसमें पावर थी इंदिरा गांधी के पास, और उन्होंने समाप्त कर दिया पृथ्वी पर को 26वां संशोधन द्वारा। कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है ये। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें, अभी तक पहली पढ़ी दूसरी पढ़ी। पहले क्या था, भारत के संघराज क्षेत्र है उससे संबंधित जो क्षेत्र है की बातें की गई, क्षेत्रों की सीमाएं क्या होंगी। उसका दूसरी अनुसूची वेतन, वेतन संबंधित और भत्ते संबंधित विशेषाधिकार भी उसमें बात की जाती है। और तीसरी क्या है, शपथ। आप शपथ लीजिए कि आप जब किसी पद पर बैठेंगे तो आप हमारे देश की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि आप मन मन कर दिए कि हाँ आपने मन में कह लिया कि हम देश की सेवा करेंगे। आपको ओथ लेनी पड़ेगी, हमारे संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। तो किस चीज़ की शपथ कब लेनी पड़ती है हम बताते हैं अभी आपको। तो ये जो शपथ है, ये हमारे अलग अलग आर्टिकलों में इसका उल्लेख किया गया है। तो कोई सबके लिए वहाँ विस्तृत उल्लेख किया था, फिर लंबा चौड़ा होने लगता, फिर वही बात आई। तो उसको अलग से एक अनुसूची में दे दिया गया सबके लिए शपथ क्या क्या रहेंगे। आर्टिकल 75, आर्टिकल 84, 99, 124, 124 सुप्रीम कोर्ट संबंधित हो जाएगा। ये आपका पार्लियामेंट सदस्यों से संबंधित हो जाएगा। यही आपका फिर जो हो जाएगा, जो हमारे यहाँ होते हैं मंत्री, ठीक है, उनसे संबंधित हो जाएगा। तो ये सारे प्रावधान यहाँ पे पहले कर दिए गए हैं, ठीक है। किस किस आर्टिकल संबंधित, जब हम आर्टिकल पढ़ोगे फिर से चर्चा सबकी विस्तृत रूप से की जाएगी। तो अनुसूची 3 क्या कहती है, शपथ। तो एक तरीके से आप देखिए कि वेतन दो, तो जैसे ही कोई हमसे वेतन मांगने आया कि वेतन दो, हम क्या कह रहे हैं, संविधान क्या कह रहा है, पहले शपथ लो, ठीक है ना। तो शपथ लो मतलब कि नीचे होता है, तो वेतन दो, वेतन दो, है ना, और शपथ लो, आप ये कर लीजिएगा लो। तो संविधान हम कह रहे हैं कि लो मतलब दो के नीचे है, तो तीसरी में आ जाती है। देखिए ये जो एकदम नए नए लोग होते हैं ना, उनको रटने के लिए जरूरत पड़ती है ना। आम जितने भी स्टूडेंट होते हैं पहले तैयारी करें, उनको इतना पता होता है कि दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है अनुसूची। तो रटने के लिए आप रट सकते हैं कि वेतन दो शपथ लो। शपथ लो मतलब उसके नीचे है 3 नंबर में। तो अनुसूची 3 किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित है। परिचय क्या है, तीसरी अनुसूची में उन शपथों और प्रतिज्ञानों का उल्लेख किया गया है जो उच्च पदाधिकारियों उनके पद ग्रहण करने से पहले लेनी होती है। तो उच्च पदाधिकारी कौन हो गए, अभी हमने चर्चा की थी कितने उच्च पदाधिकारी 7 भागों में बांटा गया है, जो उनको वेतन देने की बात की गई, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक या संवैधानिक पद पर आसीन हो, वो भारत के संविधान, उसकी संप्रभुता, अखंडता और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि भैया हम कोई पद पे आसीन हो गए, मन में कह दिए कि हाँ हम इस सेवा करेंगे, गोपनीयता रखेंगे। तो मन में नहीं कहना, आप सार्वजनिक रूप से और संविधान की सबके समक्ष शपथ लेंगे। तो किसके समक्ष लेंगे शपथ, वो बताया गया है। यहाँ पे 8 प्रकार की शपथ की बात की गई है, 8 प्रकार की शपथ दी गई। राष्ट्रपति और मंत्रियों की शपथ की बात की गई, ठीक है ना। शपथ दिलाने वाला इनको कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 75 की बात की गई है, ठीक है ना। संविधान की निष्ठा और गोपनीयता, कई बार क्वेश्चन आता है कि मंत्री गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है, वो गलत हो जाएगा। तो संविधान की निष्ठा की बात कर रहा, गोपनीयता। वहीं जब संसद सदस्यों की बात करेंगे ना, तो वो गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं। संसद सदस्य क्वेश्चन आता है, फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, हमारे देश के एमपीज या एमएलए द्वारा संविधान की गोपनीयता की शपथ ली जाती है। संविधान गोपनीयता मतलब जो हमारे कार्य रहेंगे उनकी गोपनीयता की शपथ ली जाती है, तो ऐसा नहीं। संसद कैसे, संसद सदस्य जो कौन शपथ लेते हैं, भारत की अखंडता की रक्षा के सदस्य वो शपथ लेते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, भारत की अखंडता की रक्षा करेंगे, एकजुट बनाए रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो जब मंत्री और राष्ट्रपति की बात आती है तो संविधान की निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्यों, मान लीजिए कोई रक्षा मंत्री है और गोपनीयता की शपथ नहीं लिया, तो पूरा देश ही गोपनीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो गोपनीयता की शपथ मंत्री जी को लेना जरूरी है, अंदर की बात बाहर ना करें। और संसद सदस्य क्या है, उनको तो बहस करनी है अपने पार्लियामेंट में, तो उनको गोपनीयता की शपथ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास वो थोड़ी है कि हाँ
कौन सा हथियार कहाँ रखा गया है, क्या निर्णय लेने हैं, जितने निर्णय संसद सदस्य क्या होता है, निर्णय पे बहस जब होती है तो उचित है नहीं है उसकी बातें करते हैं, ठीक है। तो मंत्री जी और राष्ट्रपति मंत्री और या मतलब मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सीजीआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं मंत्री को। आर्टिकल 75(4) में बात की गई थी, यहाँ राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति एक तरीके से आप कार्ड भी लीजिए, आप मत रखिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो आर्टिकल 75(4) में नहीं, संविधान की निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति आप यहाँ से एडिट कर लीजिए, बस मंत्री जी को आप समझिए। सांसद को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या प्रतिनिधि, उनके द्वारा कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। एक तरीके देखा जाए तो जो स्पीकर होता है वही दिला देता है शपथ सबको। राष्ट्रपति कितने लोग शपथ दिलाएंगे, मैक्सिमम राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो एजेड होते हैं, तो उनको कहा जाए कि आप सबको शपथ दिलाते रहिए तो हो गया कल्याण। समझ जाइए आप क्या कल्याण होगा। अनुच्छेद 99 राष्ट्रपति या उनका प्रतिनिधि सांसद सदस्यों को शपथ दिलाता है और भारत की अखंडता की रक्षा की शपथ दिलाता है। वहीं राज्य के मंत्री, राज्य के जो मंत्री होंगे उनको राज्यपाल, राज्य पे जो सेम अगर जो है राज्य के विधायक जो होंगे उनको राज्यपाल, तो राज्य स्तर पर जो बातें हुई उसको राज्यपाल, केंद्र स्तर पर जो बातें हुई उसके लिए राष्ट्रपति। फिर वही निष्ठा और कर्तव्य पालन की शपथ दिलाता है, ठीक है ना, किसके, राज्य के मंत्रियों को। और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं कौन, वो एमएलए जो होते हैं, विधायक जी जो होते हैं, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 124(6) में किया गया है। निष्पक्ष न्याय देगा। अब बताइए, गोपनीयता की शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिलाई जाए, क्यों दिलाई जाए, और गोपनीयता की शपथ दिला देंगे तो वो कैसे निर्णय देगा सब। कई बार क्वेश्चन आता है, तो कॉमन सेंस से सही करना चाहिए कि हमारे यहाँ के न्यायाधीश गोपनीयता की शपथ लेता है और ये संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, इसकी शपथ लेते हैं। सॉरी, कौन है, निष्पक्ष न्याय की, निष्पक्ष न्याय की मतलब वो आँख पे पट्टी बंधी होती है ना, तो ऐसा नहीं कि वो अंधा कानून है, इसलिए कि निष्पक्ष न्याय कर सके। निष्पक्ष न्याय की जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाएगा, आर्टिकल 219 के तहत, और निष्पक्ष न्याय की शपथ ये भी लेते हैं। वहीं सीएजी कैग राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, आर्टिकल 148(2) के तहत निष्ठा और सत्यनिष्ठा इसकी शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति को फिर राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे 69 के तहत, और इनको संविधान की निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के प्रति इनकी निष्ठा बनी रहेगी, ठीक ना, ये शपथ दिलाई जाती है। लेकिन फिर जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएंगे ना, तो इनको संविधान की गोपनीयता की भी शपथ जो है वो संविधान गोपनीय भी रखना होगा, ठीक है ना। और ऐसे कई सारे प्रावधान है, और जितनी शपथ होंगी ना, वैसे संविधान में हमारे मैक्सिमम यही शपथ दी गई है। बाकी जो शपथ होंगी संविधान पढ़ाते समय वहाँ पे आर्टिकल के समय आपको आ जाएंगी। तो शपथ का प्रारूप क्या होगा, देखिए, ऐसा नहीं कि हम खड़े हो गए कुछ भी बोल दिए शपथ में, नहीं, एक प्रारूप है, उसी हिसाब से आप देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में बिहार का चुनाव, बिहार का 20 नवंबर को आया ना रिजल्ट, वहाँ शपथ लिए हैं नीतीश कुमार भी 10वीं बार बने हैं सीएम। अगर आप चाहें तो मैं एक 15-20 मिनट क्लास ले सकता हूँ कि उस पर बिहार के इलेक्शन का क्या रिजल्ट हुआ। रिजल्ट तो नहीं बताया जाएगा, वो तो आप कहीं भी सर्च कर लेंगे, या किसी भी स्टेट के इलेक्शन में क्या सीटें होती हैं, या कैसे जो पार्टियां लड़ती हैं, पार्टियों का क्या उद्देश्य होता है, कैसे उनके जो मैनिफेस्टो होता है उनका पालन करना होता है। कई सारे प्रावधान हैं जो शपथ वपथ लेते हैं। तो अभी तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि उनको शपथ मुख्यमंत्री साहब लिए होंगे, वो किस चीज़ की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री भी एक प्रकार का मंत्री है, तो जो मंत्री शपथ लेते हैं वही शपथ मुख्यमंत्री भी लेता है। ऐसा नहीं मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग से शपथ रहेगी, मंत्री वाली शपथ ही मुख्यमंत्री भी लेता है। तो आइए देखते हैं मंत्री जी किसी शपथ लेंगे। तीसरी अनुसूची में हर शपथ को दो रूप दिए गए हैं, दो प्रकार के जितने भी शपथ होंगी उनको दो दो पार्ट में लिया जाएगा, ठीक है ना। ओथ और प्रतिज्ञा और शपथ, दो दो चीजें, प्रतिज्ञान और शपथ। एक प्रतिज्ञा लेता है, एक शपथ लेता है। अगर व्यक्ति मतलब देवता के नाम से शपथ लेना चाहे कि हम इस देवता के नाम की शपथ लेते हैं या ईश्वर की शपथ लेते हैं, के नाम की शपथ, ईश्वर की शपथ लेना चाहे तो ओथ। और अगर व्यक्ति ईश्वर के बिना वचन देना चाहे कि हम वचन, मैं वचन देता हूँ, या अमुक व्यक्ति वचन देता है, तो शपथ नहीं, प्रतिज्ञा हो जाएगी, ठीक ना। भीष्म प्रतिज्ञा, वो किसी को साक्षी मानकर नहीं लिए थे, वो खुद से आत्म प्रतिज्ञा होती है ना। और शपथ क्या, किसी को साक्षी मानकर ली जाती है। तो शपथ और प्रतिज्ञा में देख लीजिए,
यहाँ पे दो प्रकार की है, एक शपथ है, एक प्रतिज्ञा है। संघ के मंत्री की बात की जाए, शपथ की अगर विस्तार समझे हम, एक एक शपथ कौन कैसे शपथ लेता है ना, राज्य के मंत्री कौन शपथ लेते हैं, ये सब सबकी शपथ हमने दिया है। लेकिन मेन जो प्रारूप शपथ का ना वो समझते हैं सबसे पहले। वो आप बाकी सबकी शपथ अलग अलग पढ़िएगा। शपथ में क्या कहा जाता है, संघ के मंत्री जो होते हैं वो शपथ में क्या कहते हैं, मैं अपना अपना नाम रख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। मैं XYZ ईश्वर की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ। क्या, अगर ईश्वर की शपथ हम नहीं कहना चाह रहे हैं, अगर हम ईश्वर की शपथ नहीं कहना चाह रहे हैं, हम प्रतिज्ञा लेना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा लेता हूँ, ठीक है ना, आत्म प्रतिज्ञा लेता हूँ, या ईश्वर की शपथ, या फिर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा। या तो ये बात बोलिए आप, या तो ये बात बोलिए, वो आपके ऊपर है कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक, हम ईश्वर की शपथ लेते हैं। ईश्वर की शपथ लेते हैं या लेती हूँ या लेते हैं कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगा, और अपने कर्तव्यों का पालन संविधान और कानून के अनुसार निष्ठा से करूंगा। तो आप पॉलिटिक स्टूडेंट हैं तो आप कहिएगा कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास में रेगुलर बने रहेंगे, और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये सब प्रतिज्ञा आप लोग ले लीजिए, ठीक है। साथ ही एक और हमने कहा ना, दो रूप से ली जाती है, तो वो और साथ ही यह भी शपथ लेते हैं जो राज्य के मंत्री, संघ के मंत्री हैं, वो एक शपथ और लेते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से किसी बात की जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि गोपनीयता की शपथ ये ले रहे हैं। हम इनके लिए क्या बात कहें, देखिए आप, कि संघ के जो मंत्री होंगे संविधान की निष्ठा की शपथ लेंगे, साथ ही साथ ये गोपनीयता की भी शपथ लेंगे। तो जिनके जिनके लिए भी गोपनीयता की शपथ की बात रहेगी वो दो शपथ लेंगे, ठीक है ना। पहला तो इन्होंने ये ले लिया। दूसरा कह रहे हैं कि मंत्री जी, मान लीजिए रक्षा विभाग के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए रक्षा विभाग क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसको समझना इजी रहेगा, सारे मंत्री लेते हैं, ऐसा नहीं कि बस रक्षा विभाग के मंत्री लेंगे, ठीक है। कि मैं किसी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से किसी बात की जानकारी नहीं दूंगा जो मंत्री के रूप में मेरे समक्ष आई है और जिसे गोपनीय रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम बता देंगे कि हाँ परमाणु बम कैसे बनता है। ऐसे संसद सांसद के जो सदस्य, वो संसद सदस्य होते हैं, सांसद जिसको कहते हैं, सांसद जी है ना, गाड़ी पिस्टी के लगा घूमते हैं, उनके लिए भी शपथ की बात की गई है। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगा, लास्ट में ये कहते हैं। तो ऐसे सब लोग अपनी अपनी शपथ लेंगे, जितने लोग शपथ लेंगे ना सबकी देखिए यहाँ पे चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति भी देखिए यहाँ पे क्या था, संघ के मंत्री जो है ना, राष्ट्रपति की भी शपथ इसी प्रकार से होती है, ठीक है ना, वो भी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। बाकी और सबकी तो यहाँ हो गई। हाँ चलिए, तीसरी अनुसूची संबंधित जो प्रमुख संशोधन है, फिर देखिए 7वां संशोधन आ गया। क्यों आया, नए राज्य में वहाँ नए राज्यपाल में, उनके लिए भी भाई प्रावधान होगा आप कैसे ओथ लेंगे, हाँ। और 16वां संशोधन हुआ इसमें भी, चलिए इस संशोधन में बाद में सभी संवैधानिक पदों की शपथ में, देखिए जितने संवैधानिक पद थे उनकी शपथ में पहले अखंडता और की बात नहीं की गई थी, सॉवरेंटी, संप्रभुता और अखंडता की बात नहीं की गई थी। फिर से शपथ अगर आप देख लेते हैं तो कहा गया, संप्रभुता, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, तो इसकी बात किसी भी कोई जो भी ओथ लेता था वो इसकी शपथ नहीं लेता था। ये कब से स्टार्ट किया गया, तो इसमें 16वां संशोधन 1963 में हुआ, और उसमें एक शब्द जोड़ा गया, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये वाक्य जोड़ा गया। तो जितने संवैधानिक पद हैं वो इसकी शपथ जरूर लेते हैं, ठीक है ना, इसकी शपथ लेंगे कि हम भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि चीन युद्ध के बाद इसको राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे हमने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है ना, संविधान के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी संबंधित भाषा को मजबूत किया गया, ठीक है ना। आपातकाल का क्योंकि दुरुपयोग हुआ था, इससे पहले 1978 पहले इंदिरा गांधी का शासनकाल चल रहा था, उसमें उन्होंने दोहरा आपात एक तरीके से कहा जाता है, या बहुत सारी मनमानियां की थी, उन सब पे लगा। देखिए 42वां और 44वां क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, 42वां इंदिरा गांधी ने मनमाने तरीके से कई सारे संशोधन किए, 44वां जब आया तो इसी मनमाने संशोधन को नियंत्रित करने के लिए, या फिर आपातकाल का दुरुपयोग फिर से ना हो पाए, उसी सबको नियंत्रित करने के लिए 44वां संविधान संशोधन आया। तो अब मैक्सिमम देखेंगे 44वां संविधान संशोधन शक्तियों के दुरुपयोग से संबंधित रहेगा, और 42वां संविधान संशोधन कई सारे प्रावधानों को
समाप्त करने से संबंधित रहेगा, ठीक ना। शपथ का लोकतांत्रिक चरित्र पुनः स्थापित किया गया कि 44वां जब भी आपका आया तो हाँ आपातकाल का दुरुपयोग ना किया जा सके, इसके लिए संविधान के प्रति निष्ठा जैसा शब्द शपथ में जोड़ा गया, तो कौन सा संशोधन हो जाएगा, तो 44वां 1978। देखिए अगर बाई चांस स्लिप करता है दिमाग से तो आपातकाल का दुरुपयोग ना हो सके इससे संबंधित है, तो मैक्सिमम टाइम हम यही रिफर करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। 52वां संविधान संशोधन 1985 दर बदल विरोधी कानून, इसको हम पढ़ेंगे जब हम 10वीं अनुसूची पढ़ रहे होंगे ना, 10th शेड्यूल, वहां पर वो उसका नाम ही दल बदल विरोधी, उसी की बात की जाएगी, वहीं पे चर्चा हो जाएगी इसकी फिर से। 61वां संविधान संशोधन, 73वां 74वां, ये पंचायती राज प्रणाली जो हम पढ़ेंगे वहां पे ये आता है। 91वां संविधान संशोधन, लेकिन आप यहाँ पर पढ़िएगा में क्या हम हर एक चीज एक्सप्लेन थोड़ी करें। इससे संबंधित जो तीसरी अनुसूची से संबंधित जो प्रमुख वाद है, श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद, एक ये वाद आया, ठीक है। दूसरा आया सरला मुदगल बनाम भारत संघवाद, केशवानंद भारतीवाद, देखिए फिर आ गया, तो केशवानंद भारतीवाद बार बार आता जाएगा आपके यहाँ, ठीक ना। जितने वाद है हमने यहाँ पे चर्चा कर दी है। आर्टिकल 4 जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि आज कम से कम 4 आर्टिकल पढ़ा दें, तो 4 3 12, 4 4 करके 3 क्लास में हम आपको आर्टिकल पढ़ा देंगे, तो जितने भी अनुसूचियां सॉरी सारी अनुसूचियां पढ़ा देंगे। तो भारत की चतुर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची जो है वो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 संबंधित। आर्टिकल 4 कैसे, संघ राज्य क्षेत्र कितना होगा, तो राज्य का क्षेत्र के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर वो चौथी अनुसूची प्रभावित होगी। और 80 जो आर्टिकल प्रभावित होगा तो राज्यसभा संबंधित है, ठीक है, राज्यसभा की संख्या से संबंधित है, तो 80 उसी हिसाब से होगा। तो चौथी अनुसूची क्या कहती है कि किसी भी राज्य का राज्यसभा में सीटों का कितना हिस्सेदारी होगी, ठीक ना। ये समझिए आप कि यहाँ पर 80 में बस संख्या कितनी होगी टोटल राज्यसभा की वो बात की गई, लेकिन किसी राज्य में कौन कौन सी सीट होगी, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा किसी राज्य को कितनी सीटें मिली, 31 हुई, या उसमें संशोधन करना है, उसके लिए हमको अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4, या फिर राज्यसभा में सीटों की संख्या अनुसूची, जैसे अगर सीटों की संख्या 250 है, उससे 250 मैक्सिमम संख्या, उसको बढ़ा के हमको जो है 255 करना है, तो आर्टिकल जो है 80 में हमें संशोधन करना पड़ेगा। परंतु अगर यूपी में अगर क्या वो तो मान लीजिए है 31 सीटें हैं राज्यसभा की, अगर इनको 32 करना है तो इसके लिए हमको आर्टिकल 80 में संशोधन नहीं करना है, हमको अनुसूची 4 में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अनुसूची 4 देखिए, चतुर्थ अनुसूची भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए सीटों का आवंटन बताया गया है। चतुर्थ अनुसूची यह बताती है कि कौन से राज्य में राज्यसभा कितने सदस्य भेजे जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये सब आगे क्लासों में आएंगे, ठीक है ना। राज्यसभा कुल संरचना देखिए क्या है, जो हमारे संविधान में उल्लेख किया गया राज्यसभा संरचना, मैक्सिमम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। ये 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान का जो आंकड़ा रहेगा वो 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगा, लेकिन संविधान में जो कहा 250 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं, उसमें 238 सीटें जो रहेंगी वो निर्वाचित सदस्यों की रहेंगी, ठीक ना। और बाकी जो 12 सीटें रहेंगी ये राष्ट्रपति के पास स्पेशल राइट्स होगा कि कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सके। जैसे आप देखेंगे इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी रह चुके हैं राज्यसभा के सदस्य, तो इन्हीं आधार पर रहते हैं कि उनको खेल वही कला के नाम पे उनको जो है इसमें ऐड किया जाता है, बहुत समाज सेवा के नाम पे, तो हर साल जो है राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। वर्तमान में जो ये तो अधिकतम राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है 250, परंतु वर्तमान वर्तमान मतलब 1971 की जनगणना के आधार पर, और तभी से ये चली आ रही है, अभी इसमें संशोधन नहीं किया गया है, तो सीटों की संख्या कितनी है 245। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य वही 12 हैं तो 12 ही रहेंगे, 245 टोटल में से 12 राष्ट्रपति नामित कर दिया तो 233 निर्वाचित हो रहे हैं। यहाँ कितना है 238 मैक्सिमम, लेकिन जो है अभी वर्तमान में कितना है 233 लोग निर्वाचित किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया कुल सदस्य संख्या कितनी है, केंद्र शासित और राज्यों द्वारा कितने चुने जाते हैं। देखिए किस राज्य का कितना वेटेज है, मतलब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 31 सीटें राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है ना, कि किसका कितना है उस हिसाब से मिलान करने के लिए दिया हुआ था। तो किस स्टेट के पास कितनी सीटें हैं ये आपको पता होनी चाहिए राज्यसभा में, खास करके जब हम लोकसभा पढ़ा रहे होंगे तो लोकसभा के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी राज्यसभा में
किस स्टेट की कितनी सीटें हैं ये सबको पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे चार्ट बना के दे दिया है। सबसे ज्यादा किसके पास है? यूपी के पास है। अब चौथी अनुसूची संबंधित बहुत सारे संशोधन हुए। उसमें देखिए संशोधन क्यों होते थे, अनुसूची संबंधित संशोधन क्यों हुए? नया राज्य बनता था, नया राज्य बन गया, संशोधन हो गया। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं बदलती गई, संशोधन हो गया, ठीक है ना। तो सातवां संशोधन पहला हुआ था जो है 1956। क्यों हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग बना, कई सारे राज्यों का गठन हुआ, राज्यों को पार्ट में तोड़ दिया गया, A B C बस हो गए, जहाँ तक चार पार्ट में, तब 3 पार्ट में कर दिया गया उसको। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद कई राज्यों की सीमाएं बदली, इसलिए राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया। यह चौथी अनुसूची का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। फिर 10वां संशोधन आया 1961 में, जब दमन द्वीप और वो सब जोड़े गए, उनमें भी राज्यसभा की सीटें, ठीक है। जैसे 12वां भी उसी संबंधित है। 18वां 1966 हरियाणा के गठन के बाद उसमें कि 31वां जो जितने राज्य गठित होते गए, जैसे तेलंगाना होगा तो उसके लिए भी किया जाएगा इसमें संशोधन। 36वां संशोधन 1975 में किया गया सिक्किम के लिए। 55वां संशोधन अरुणाचल प्रदेश के लिए किया गया। फिर 56वां गोवा। कौन से राज्य कब बने मैं फिर बता रहा हूँ, जब हम आर्टिकल 1 2 3 4 पढ़ा रहे होंगे वहां पे कौन सा राज्य का गठन कब हुआ वहां बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। 56वां संशोधन 1987, और इसी अनुसूची के बाद वही क्लास स्टार्ट होगी ना आर्टिकल वाली, तो वहाँ हम बता देंगे आपको। 69वां संशोधन दिल्ली के लिए। 87वां संशोधन 2001 में, फिर उसमें किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए किया गया था संशोधन एक। के बाद आते हैं जो प्रमुख वाद रहे हैं। केशवानंद भारती वाद, फिर देखिए यहाँ आ गया फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर। प्रकाश सिंह ब्राह्मण भारत संघवाद, गोवा गोवा वाला राज्य। तो ऐसे कई सारे वाद इसको आते रहे हैं, ठीक है ना। हमने चौथी अनुसूची तक पढ़ लिया है। हो सकता है कि आपको लगे कुछ पॉइंट सर छोड़ दिए हैं, कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया किसी पॉइंट का, तो वो सारे पॉइंट आपको जब हम आगे क्लासों में पढ़ा रहे होंगे, जैसे चौथी अनुसूची जब राज्यसभा पढ़ा रहे होंगे वहाँ भी आ जाएंगी चीज़ें। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत सारी बातें जितनी भी अनुसूची लिखी गई है इंपॉर्टेंट है, उतनी आपको बता दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे सदस्यों की संख्या क्या रही, कैसे रही, कितने निर्वाचित होते थे, कितने मनोनीत, कहाँ से कितने निर्वाचित होंगे, 233, तो वर्तमान में 233 हैं। इसके देखिए यहाँ पे टेबल हमने दे दिया एक एक स्टेट की कितनी है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है सीटों की संख्या। अभी तक शायद हम लोगों ने जितनी अनुसूचियाँ पढ़ी हैं उन सब में एक गोपनीयता अपना शपथ जो वो हमने बताया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा का इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो यहाँ पे 26वां संशोधन द्वारा जो प्रीवी पर्स को हटाया गया तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आए हुए हैं उनसे क्वेश्चन, और इससे रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको इसलिए ज़्यादा हम फोकस इस पे कर रहे हैं। चलिए, तो अब अगली क्लास में हम पढ़े रहे होंगे आपके साथ जो है अनुसूची 5 से 8 तक जो है अगली क्लास, फिर 9 से लेकर 12 तक उसके बाद वाली क्लास में हम चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास।